नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। देवरिया में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एसओजी टीम और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। एसओजी टीम ने 4 बदमाशों को पकड़ा है। बिहार नंबर की गाड़ी से बदमाश जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ होती है। बीच बाजार में बदमाशों के साथ ये मुठभेड़ होती है। गाड़ी का शीशा तोड़कर बदमाशों को वहां पर एसओजी की टीम पकड़ती है। ये दृश्य आप देखिए। सबसे पहले न्यूज 18 इस तस्वीर को आपको दिखा रहा है। सदर कोतवाली के कोऑपरेटिव चौक का ये पूरा मामला है। तो जानकारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है कि शहाबुद्दीन गैंग से इनके तार जुड़े हुए थे, यानी कि शहाबुद्दीन गैंग के बदमाश थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी न्यूज 18 की टीम को लग रही है। टक्कर मारकर ट्रक लूटते थे बदमाश। बलिया एसओजी टीम की गाड़ी में टक्कर इन्होंने मारी थी। उसके बाद से ही लगातार पुलिस की टीम इनका पीछा कर रही थी। बलिया में बैरियर तोड़कर ये बदमाश भागे थे। लगातार एसओजी की टीम इनका पीछा कर रही थी और उसके बाद जाकर के देवरिया में बीच बाजार में इनकी एसओजी की टीम के साथ मुठभेड़ होती है। मोरपुर से कोई गाड़ी आ रही थी तो घेर के यहाँ पीएसआई साहब थे और पीछे उद्योगी टीम और फायर करके गाड़ी को रोक के खबर कर। क्या फायर हुआ है? 3 फायर हुआ है। और बातचीत करने के लिए उमाशंकर हमारे संवाददाता देवरिया से हमारे साथ फोन लाइन पर। उमाशंकर, ये बदमाश बलिया में पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारते हैं और अब शहाबुद्दीन गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। क्या कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, न्यूज 18 की इसकी बात की एक्सक्लूसिव जानकारी है कि देवरिया जिले की कई पुलिस टीमें जो है सिवान बिहार राज्य के सिवान जिले में मौजूद है और इस पूरे तार को जोड़ा जा रहा है। क्या इनके संबंध शहाबुद्दीन गैंग की है? और ये साफ तौर से अभी तक जो मामला निकल के आया है पुलिस सूत्र के अनुसार, ये साफ तौर से बताया जाता है कि इनके तार जो है बिहार राज्य के एक बड़े बदमाश से जुड़े हुए हैं। और ये बलिया में भी बीते दिनों एसओजी की गाड़ी पर टक्कर मारी थी, जिसमें 2 होमगार्ड घायल हुए थे, साथ ही पुलिस के बैरियर को भी तोड़ा था। आज ये चारों बदमाश अपनी लग्जरी गाड़ी है वो उसको ठीक कराने के लिए गोरखपुर गए थे। शीशा बदलवा के जैसे ही आ रहे थे और देवरिया एसओजी टीम को इनकी भनक लग चुकी थी और ये लगातार बैतालपुर से इनका पीछा कर रही थी। लेकिन ये लगातार जब पुलिस इनको रोकने की कोशिश कर रही थी तो लोग गाड़ी रोक नहीं रहे थे, जिसके बाद इनको एक फिल्मी स्टाइल में पुलिस बिल्कुल। उमाशंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उमाशंकर हमारे संवाददाता बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है यहां पर कि शहाबुद्दीन गैंग के बदमाश निकल कर आए हैं। इनकी कुंडली खंगालने के लिए पुलिस यहां पर लगातार जुटी हुई है। इधर कानपुर के परमठ मंदिर में जमकर मारपीट हुई। दरअसल भक्तों को दर्शन कराने को लेकर दुकानदार आपस में ही भिड़ गए। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से 6 महीने बाद मंदिर खुले हैं और मंदिर खुलते ही पहले सोमवार की वजह से यहां पर सैकड़ों भक्त पहुंचे हुए थे। जल्दी दर्शन कराने के चलते मारपीट हो गई और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। खबर गाजीपुर से, जहां पर पुलिस ने घर में दफन एक बुजुर्ग के शव को बरामद किया। दरअसल बुजुर्ग के बेटे ने ही झगड़े के दौरान उनकी हत्या कर शव को घर में ही दफन कर दिया, लेकिन बाद में आरोपी बेटे ने खुद ही पुलिस को इसकी खबर दी। मामला करीमुद्दीनपुर थाना इलाके के बीरभानपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को नशे की लत थी और वो शराब पीकर अपनी पत्नी को पीटता था। इसी विवाद में बेटे ने बुजुर्ग पिता को धक्का दिया था, गिरने से उसकी मौत हो गई थी। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। व्यक्ति जो है, जो मृतक है, ये शराब पी करके अपनी पत्नी को पीटता था और 2 दिन पहले भी ऐसे ही उसने किया तो उसके लड़के ने उसको धक्का दे दिया, जिससे वो नीचे गिरा और सर में चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो उसने डेड बॉडी को वहीं पे अपने घर में ही छिपा दिया। उसने डायल 112 पे टेलीफोन किया कि ऐसे मेरे पिताजी की मेरे कारण मृत्यु हो गई है। तो उसमें पुलिस पहुंची मौके पे और डेड बॉडी को रिकवर किया और इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके थाना करीमुद्दीनपुर में उस लड़के को हिरासत में लेकर के आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ते हैं। खबर संत कबीर नगर से, जहां पर भ्रष्टाचारियों पर प्रशासन ने हंटर चलाना शुरू कर दिया है। मनरेगा योजना में सेंधमारी कर 24 लाख रुपए का गबन करने वाले 5 भ्रष्टाचारियों पर प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराया है। मामला साथा ब्लॉक के सिकरी गांव के मनरेगा में हुए भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक
और सेक्रेटरी की मदद से मनरेगा की मजदूरी दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर निकाली गई थी। मामले में फर्जी तरीके से रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान, सचिव और प्रधान प्रतिनिधि ने मिलीभगत से फर्जीवाड़ा किया और बड़ी संख्या में जॉब कार्ड बनाकर 24 लाख रुपए का घोटाला किया था। हमारे पास ये शिकायत आई थी कि जो कुछ मनरेगा जॉब कार्ड धारक है, उनका जो अकाउंट है वो उनके नाम से नहीं है और पैसा किसी और के खाते में चला जाता है और वहाँ से प्रधान द्वारा और अन्य लोगों द्वारा उसे निकाल लिया जाता है, जिससे क्लियर ये गबन की शिकायत थी। तो इसी के क्रम में सीडीओ साहब द्वारा हमने समिति गठित करवाई। सीडीओ साहब की अध्यक्षता में उन्होंने जाकर मौके पर जाँच करी तो इसमें सत्यता पाई गई कि जॉब कार्ड किसी और के नाम से था और उस जॉब कार्ड से जुड़ा खाता किसी अन्य के नाम से संचालित किया जा रहा था। और बातचीत करने के लिए अमित अग्रणी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर। अमित, केस भी दर्ज हो गया, मामले का खुलासा हो गया, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जिस तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया गया, एक्शन कब होगा? सिकरी गांव का मामला है जहां पर 24 लाख का घोटाला उजागर हुआ है और जिसको संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी प्रधान समेत लगभग 5 लोगों पे मुकदमा दर्ज करा दिए हैं और वहीं इनको हिरासत में भी ले लिया गया है कि और पूछताछ की जा रही है। और फिलहाल इसमें आगे की कार्रवाई जो हो रही है कि इनको कैसे इनकी रिकवरी की जाए कि जो इन्होंने पैसा निकाल लिया है सरकारी धन। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अमित हमारे संवाददाता अपडेट दे रहे थे कि इनसे इस पैसे की रिकवरी की भी कोशिशें की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। किसानों की आड़ में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक विपक्ष ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। लखनऊ में तो कांग्रेसियों ने बैरिकेडिंग तक को तोड़ डाला। कहीं फूंक दिया ट्रैक्टर, कहीं तोड़ डाली बैरिकेडिंग। सदन में जैसे ही कृषि विधेयक कानून में तब्दील हुआ, विपक्ष ने इसे किसान विरोधी बोलकर एक बड़ा मुद्दा बना दिया। पंजाब से लेकर दिल्ली तक और पश्चिमी यूपी से लेकर राजधानी लखनऊ तक विपक्ष ने किसानों की आड़ में जोरदार प्रदर्शन किया। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता एक खराब ट्रैक्टर लेकर सोमवार सुबह 7 बजे राजपथ पहुंचे। यहाँ इंडिया गेट के पास उन्होंने कृषि कानून का विरोध करते हुए ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। तुरंत ही मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 7:15 बजे 15-20 लोग इंडिया गेट पर आए और ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। कांग्रेस और पीएसपीएल कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी राजधानी लखनऊ में भी दिखाई दी। परिवर्तन चौक पर पहुंचे किसानों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़ दी और जमकर नारेबाजी की। शिवपाल यादव की पार्टी पीएसपीएल के कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार हंगामा किया। आलम यह था कि पुलिस को लाठियां तक चलानी पड़ी। अजय कुमार लल्लू सहित कई कांग्रेसी नेता गिरफ्तार किए गए। नए कानून के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष कब तक निशाना साधता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं दिल्ली में राजपथ पर ट्रैक्टर फूंकने के मामले में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट सामने आया। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस का हाथ हर अराजकता के साथ। सेना के बलिदान एवं राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम विषयों का राजनीतिकरण करने के बाद अब आईएनसी इंडिया देश के किसानों को भी अपने राजनीतिक हट के लिए इस्तेमाल करने पर आमादा है। ट्रैक्टर कांग्रेस के कार्यकर्ता जलाएं और बदनामी किसानों की हो। वाह! ये ट्वीट है पेट्रोलियम मंत्री का जो हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन्नाव के बांगरमऊ की, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने 51 परियोजनाओं का लोकार्पण और 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने उन्नाव को साहित्यकारों की धरती बताते हुए कहा कि कांग्रेस के सहयोगी दल मिलकर हाय तौबा मचाए हुए हैं। आज किसान किसान चिल्ला रहे हैं। सबसे ज्यादा किसानों का शोषण तो इन लोगों ने ही किया। आज जब पीएम ने संसद में लागत के दोगुना दाम दिलवाने के 3 बिल पास करवा दिए हैं तो हाय तौबा कर चिल्ला रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसे घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का जो अभियान प्रारंभ हुआ है, आज उसका परिणाम है कि देश में सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश उत्तर प्रदेश अपने आप को एक सुरक्षित स्थिति में पहुंचता है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का इस अवसर पर हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं कि जब भी हम लोगों ने जो भी आह्वान किया, जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में प्रशासन की मशीनरी ने लग करके उस पूरे अभियान को सफल बनाया और आज यही कारण है कि सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश अपने आप को सुरक्षित स्थिति में है। पिछले एक सप्ताह में प्रदेश के अंदर 15,000 कोविड-19 यानी कोरोना के जो मरीज थे
वे ठीक हुए हैं और उतनी संख्या कम हुई है। यानी संख्या अब अच्छे होने वालों की संख्या ज्यादा है और संक्रमित होने वालों की संख्या कम है। एक अच्छी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं और इसीलिए इसी सावधानी को ध्यान में रख करके जब मैं लोकसभा चुनाव में इसी समय यानी इसी स्थान पर आया था तब यहां पे भीड़ पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। बात करते हैं बड़ी खबर की। उमा भारती ने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है। अदालत का जो भी फैसला हो मैं जमानत नहीं लूंगी। 30 तारीख को बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनूप, चिट्ठी में और किन बातों का जिक्र किया गया है? देखिए, जो उमा भारती ने चिट्ठी लिखी है जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनमें कई बातों का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने पदाधिकारी को लेकर भी लिखी है। जैसा कि आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी पूरी टीम बनाई है। हालांकि जो सबसे प्रमुख बात है उसमें यह है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर जो फैसला आने वाला है, जिसमें उमा भारती, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों के नाम हैं, सभी को इंतजार भी है कि उस कोर्ट का फैसला क्या आता है। उससे पहले जिस तरीके से उमा भारती ने लिखा कि अगर फैसला किसी भी तरीके का आता है और अगर उन्हें जेल जाने की भी नौबत आती है तो वो जमानत नहीं लेगी, और कहीं ना कहीं जो वो मूवमेंट चला था उस समय राम मंदिर आंदोलन का, उसका कहीं ना कहीं वो नेगेटिव जाएगा अगर वो जमानत लेती है। तो इस वजह से उन्होंने जेपी नड्डा को ये खत लिखा है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि उनका पूरा जो जीवन है वो आगे गंगा पर समर्पित है और गंगा के शुद्धिकरण को लेकर बिल्कुल। अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। 30 सितंबर को बाबरी विध्वंस के आरोपियों को लेकर सीबीआई कोर्ट अपना फैसला आप सुनाने जा रही है। फैसले को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रामविलास दास वेदांती ने बड़ा बयान दिया है। रामविलास दास वेदांती ने कहा कि यदि कोर्ट इस मामले पर उनको उम्र कैद या फांसी की सजा भी देती है तो मंजूर होगी। देखिए, ऐसा है कि फैसले से पहले हम लोगों की जो पेशी हुई थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के माननीय जज महोदय ने जो पूछा था उसका उत्तर मैंने दिया था। हमसे पूछा गया था कि 6 दिसंबर 1992 को आपने जिस ढांचा को तोड़ा वहाँ पर क्या देखा। हमने कहा ढांचा में रामलला विराजमान थे और वह ढांचा खंडहर हो गया था। खंडहर कभी भी गिरकर रामलला को क्षति पहुंचा सकता था, इसलिए हमने रामलला के मंदिर के खंडहर को तोड़वाया। और खंडहर को तोड़ने वाले लोग इस देश में लाखों लोग थे, पूरे देश के लोग थे। देश नहीं बल्कि विदेश के हिंदू लोग भी उस दिन यहाँ उपस्थित थे। और मैंने अपनी आँखों से तोड़ते हुए देखा। मंदिर निर्माण करने के लिए सबके मन में जो इच्छा जागृत थी, उसी इच्छा की पूर्ति लोगों ने किया है। और लोगों को ये पता नहीं था कि वहाँ कभी किसी प्रकार की कोई मस्जिद थी। हमको भी नहीं पता था कभी कोई मस्जिद थी। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार अयोध्या में होने वाली रामलीला पर संकट दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से रामलीला का मंचन करने वाले 600 कलाकारों की आजीविका का संकट पैदा हो गया है। अनलॉक होने के बाद जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए रामलीला की अनुमति नहीं दी है। कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई अब 30 सितंबर को होगी। जमीन के मालिकाना हक का विवाद चल रहा है। 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। मस्जिद का कब्जा मंदिर को देने की मांग हो रही है और इस मामले पर अब 30 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी। खबर दमदार में खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। बागपत से खबर है, जहां पर पति पत्नी पर हमले के मामले में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पुलिस ने हमलावरों की कार को आइडेंटिफाई कर लिया है। अज्ञात 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी पुलिस ने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया। दुगड़ थाने के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि 5 बदमाशों ने ई रिक्शा में पति और पत्नी से मारपीट की थी, जिसकी खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से चलाया था। खबर रायबरेली से, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बैंड बाजे के साथ पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई थी।
मोस्ट वांटेड राजीव रस्तोगी की संपत्ति को आज पुलिस ने कुर्क कर दिया। राजीव रस्तोगी पर 22 मामले दर्ज हैं। 500 ईपी करें, आप क्या हटाएं? तहसील सदर जनपद रायबरेली। खबर हाथरस से, जहां पर बच्चों के विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिससे कई लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मारपीट में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर हाथरस में सट्टे को लेकर एक युवक के ऊपर चाकू चले। मोहल्ले में चल रहे सट्टे के अवैध कारोबार से माहौल काफी बिगड़ गया। सट्टा लगने से आपको बता दें कि रोकने पर चाकू मारकर उसको घायल कर दिया गया। सूचना पर जहां पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला नाई के नगला का यह पूरा मामला है। दादा तुम लाए हो ना? चाकू तो मारो जब तक कितना है ना वो बस क्या वो स्टील का चाकू है ना। खबर जौनपुर से, जहां पर प्रेमी युगल को प्यार करने की सजा मिली है। प्रेमी युगल का आरोप है कि गांव वालों ने उन्हें पंचायत के बाद गांव से बाहर निकाल दिया। प्रेमी युगल खुद को बालिग बताते हुए थाने पहुंचा और मदद की गुहार लगाई है। प्रेमी लड़के का आरोप है कि लड़की के घर वालों ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। बड़ी खबर की बात करेंगे। दुर्गा पूजा कमेटियों को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। जिलाधिकारी से मिलकर अब मांगे आयोजन की इजाजत। हाईकोर्ट ने साफ कहा है, जनहित याचिका पर दखल देने से इंकार कर दिया। बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन ने एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर यह टिप्पणी सामने आई है। दुर्गा पूजा कमेटियों को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। खबर दमदार में आज बस इतना ही। आगे उत्तराखंड की खबरें देखिए जीनत के साथ। नमस्कार।